नमस्कार, मैं राकेश कुमार। मित्रों, वैसे आज तो सबसे बड़ा बात शाम होते होते समाचारों पर सिर्फ ये था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिलीप तलप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिल्ली में से बुलावा, तरह तरह के मतलब जिस तरह के लोग थे उस तरह के मनगढ़ंत ख्वाब थे उन लोगों के। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का मतदाता हूं, नागरिकता उत्तर प्रदेश के जिला बलिया की है, हालांकि निवास दिल्ली में रहता है, इसीलिए मेरे लिए उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। क्यों? क्योंकि मेरे एक वोट से वहाँ की सरकार बनी है या उसके सरकार बनाने में मेरा एक वोट का योगदान है। तो वोटर के हैसियत से उस पर चिंता करना, उस पर विचार रखना और उस पर बयान देना ज़रूरी है। मेरा नैतिक फर्ज भी है और सामाजिक सरोकार। लेकिन चूंकि ये मामला विशुद्ध रूप से प्रशासनिक है, भारत के प्रधानमंत्री से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मुलाकात प्रस्तावित है, जो कल 12 से 1 बजे के बीच होगा। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी का मुलाकात भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से हुआ। इसमें कहीं कोई समाचार नहीं है। जब योगी जी एक भाजपा के कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता हैं, अब करीब करीब ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव पूजनीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक भाजपा का वफादार सिपाही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से जाकर के दिशा निर्देश ले, मुलाकात करे, चुनावी रणनीति पर विचार करे, पार्टी अध्यक्ष का सलाह ले, अपना सुझाव दे। इसमें भी कई खबर नहीं थी जो कुछ लोगों के पेट में गुदगुदी हो रही थी, इसलिए ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। नहीं तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, इस पर बड़ा विषय था और इस पर ज़्यादा बोला जा सकता था। लेकिन ये विशुद्ध रूप से प्रशासनिक मामला है और प्रशासनिक मामलों में मुझे बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं प्रशासन का कोई आदमी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मैं अपने छोटे से अल्प ज्ञान से आप सबों के बीच रह के संवादों के आदान प्रदान से जो ज्ञात हुआ है या जो समझने की शक्ति आई है, उससे तो इतनी ज़रूर समझ परिपक्व हुआ है कि कोई भी कुशल नाविक को बीच मझधार से नाव से नहीं उतारा जाता, चाहे उसके नाव में उससे भी ज़्यादा कुशल नाविक क्यों न सवार। भारतीय जनता पार्टी विद्वता की खान है, महापुरुषों का जमवाड़ा है, एक से एक विद्वान, ब्रिलियंट और समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज है भाजपा के पास। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, उसमें पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। जिस किसी को भी जो जिम्मेवारी दी जाती है वो बिल्कुल ईमानदारी से उसको पालन करने में अपनी सर्वोच्च लगा देता है। यही वजह होता है कि भाजपा के किसी भी आदमी को कोई भी पद दे दो, वो बिल्कुल ऐसे उसके साथ न्याय करता है जैसे उसको बहुत अपार अनुभव हो। हम सब माननीय योगी आदित्यनाथ जी का उदाहरण देख रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्य सेवक, जिनको तकनीकी भाषा में मुख्यमंत्री कहा जाता है, का पद ग्रहण किया, उसके पहले वो उत्तर प्रदेश के किसी मंत्रिमंडल के सदस्य भी नहीं थे, उत्तर प्रदेश के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी नहीं थे। मतलब उत्तर प्रदेश के वो बृहद लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर जो बिल्कुल गोलाकार में है मेन सड़क पर, उसके अंदर कभी गए नहीं। गए तो सीधे प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में गए। और अब करीब करीब 5 साल पूरे होने वाले हैं और बिल्कुल अपने पूरी क्षमता से, ईमानदारी से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का सेवा बिल्कुल जन भावना से किया और हर दिल अजीज बन गए। आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में अपने आप को राजनीतिक कहलाने वाले लोग मीलों दूर हैं उनसे, बल्कि
लड़ाई में ही नहीं है, मुकाबले में ही नहीं है, कहीं है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में हालांकि राजनीतिक रूप से ठीक बात नहीं है, शुभ संकेत नहीं है कि कोई अपोजिशन ही ना हो। हम लोग लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं। अपोजिशन का होना और मजबूत अपोजिशन का होना बढ़िया लोकतंत्र के लिए बड़ा जरूरी है। और मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, तो मैं अपने प्रदेश में बढ़िया लोकतंत्र और मजबूत प्रशासन चाहूंगा। इसीलिए मैं दुआ करूंगा कि कोई विपक्ष भी हो, कोई मुकाबले वाला भी हो, ताकि सिपाही अगर मजबूत प्रतिद्वंदी देखता है तो मुकाबले में ध्यान लगाता है। अगर उसे लग रहा है कि कोई मुकाबले में नहीं है तो वो लापरवाह हो जाता है। और किसी भी चुनावी रणनीति में जाना हो या युद्ध भूमि में जाना हो, लापरवाही अच्छा नहीं मानी जाती है। इसलिए योगी जी लापरवाह ना हो, चाहे उनके प्रतिद्वंदी में कोई ना हो। तो वो बहुत विषय नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उनके पास 5 साल का अनुभव होगा, अपने द्वारा किए गए कार्यों का विवरण होगा, लोगों को बताने के लिए सब्जेक्ट होगा, क्या क्या किया ये कहने का बात होगा। क्योंकि इसके पहले तो माया मुलायम के सताए हुए लोग एंटी इनकम्बेंसी में बोले कि किसी को दे देंगे, तब भाजपा ने अपने आप को इस लायक प्रस्तुत किया कि भाई मैं वो जगह भर सकते हैं और आप हमें मौका दीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। और अच्छा ही हुआ, उसमें कहीं कोई निराशा हाथ नहीं लगा। और उत्तर प्रदेश पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बिल्कुल फल फूल रहा है। कोरोना के इस विकट समय में जितनी तत्परता से जांच, जितनी तत्परता से उपचार और जितनी तत्परता से उपचार के बाद, बीमारी के बाद का जो पोस्ट केयर है, वो सब पूरे देश में उत्तर प्रदेश अव्वल है। वो इसलिए कि वहाँ का मुख्यमंत्री सर्वोत्तम है, सबसे बढ़िया है, सर्वोच्च है। मित्रों, भाजपा का उदाहरण दूं तो भाजपा के एक और मुख्यमंत्री जो अभी देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक है, माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनको भी जब गुजरात राज्य में भेजा गया था मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो वो गुजरात राज्य की विधानसभा में किसी सदस्य की हैसियत से कभी गए ही नहीं थे। कभी कोई प्रशासनिक अनुभव या प्रशासनिक कार्यालय में बीइंग अधिकार प्राप्त अधिकारी की हैसियत से कभी नहीं गए थे। पार्टी कार्यकर्ता संगठन में काम करने की वजह से कभी हो सकता है गुजरात के विधानसभा में या सचिवालय में कभी गए हो। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि कभी गए ही नहीं है, लेकिन सचिवालय में अधिकार प्राप्त अधिकृत लोगों की जो पोजीशन होती है, जैसे चुना हुआ जनप्रतिनिधि हो, नामित सदस्य हो, शपथ ग्रहण किया हुआ मंत्री मुख्यमंत्री हो, उस हैसियत से गुजरात विधानसभा में या सचिवालय में कभी नहीं गए। लेकिन जैसे उन्होंने गुजरात का कार्यभार संभाला, सबसे पहले सर मुड़ाते ओले पड़ने जैसी स्थिति आई और वहां पर भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया। भूकंप से निपटना प्रशासनिक क्षमता का परिचय तो उसी दिन दे दिया कि जो आदमी आज ही प्रशासनिक कार्यभार संभाला हो और आज ही भूकंप ने इतना बड़ा झटका दिया हो और बिल्कुल दक्षता से उसको किया। उसके कुछ ही दिन बाद आप सबको पता है गोधरा कांड। गोधरा में अयोध्या से जा रहे कार सेवकों को जो सिरफिरे देशद्रोहियों ने बाहर से मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दिया, कई कार सेवक अंदर जल के मर गए। उसके बाद जो सांप्रदायिक दंगा प्रायोजित किया गया उन लोगों के द्वारा, वो सब बाद में एक्सपोज हुए। उसको जिस सूझबूझ और तत्परता से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के तरह ही नरेंद्र मोदी जी ने संभाला, और उसका परिणाम हुआ कि गुजरात की जनता ने उनको लगातार 3 बार अपना भाग्य विधाता बनाया, अपना कर्ता धर्ता बनाया, अपना सर्वोच्च आशीर्वाद प्रदान करके अपना मुख्य सेवक बनाया। और देश दुनिया में मांग होने लगी कि इतनी बड़ी प्रतिभा का सिर्फ गुजरात प्रांत में रहना प्रतिभा हनन है, प्रतिभा को कमतर करके लेना है। इनकी सेवा राष्ट्रीय स्तर पर हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका नाम हो, इनका काम हो। तब जाकर के बड़ा जन दबाव में और मनोभावनाओं का कदर करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात से दिल्ली आए और अब दिल्ली की गद्दी को सुशोभित कर रहे हैं और देश दुनिया में भारत का नाम
ऊंचा कर रहे हैं। इसके पहले इस स्तर का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के ज़माने में ही रहा था। बीच में कई बार इस विषय पर थोड़ी सी डेंट पड़ी थी। बीच बीच में कोई आया थोड़े थोड़े समय के लिए जो अपने आन बान शान के लिए प्रतिष्ठित था। उसमें मेरे बलिया के महान जननायक हमारे पूजनीय बाबा परम आदरणीय परम श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का भी नाम है, जो अपने छोटे से ही कार्यकाल में अमिताभ बच्चन के उस फिल्म में जो राजेश खन्ना ने बोला है कि जिंदगी बड़ी नहीं, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। चंद्रशेखर जी ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लंबा तो नहीं खींचे लेकिन बड़ा जरूर कर दिया। अपने उन 4 महीने और 11 महीने तक के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवास में जो उन्होंने किया वो जग जाहिर है और दुनिया उसको आज भी गौरवान्वित होकर के महसूस करती है कि स्वर्गीय चंद्रशेखर काश 4 साल का कार्यकाल कम से कम निभा पाते तो कायाकल्प हो जाता, कहां से कहां भारत जाता है। योगी आदित्यनाथ जी का दिल्ली आना शुद्ध प्रशासनिक मामला है, इसलिए उस पर कोई चर्चा नहीं, उस पर कोई बात नहीं। मैं बात करूंगा बैंकों के अनाप शनाप सरचार्ज पर, बैंक लुटेरों के कुचक्र से बैंक के बचाने के प्रयास पर, और ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारा बैंकिंग व्यवस्था ठीक हो और उसकी मार गरीब जन को ना पड़े। मित्रों, सबसे पहले जो भी सरकारें आई 1952 से, उस सब ने बैंक को ऐसे दूहा जैसे हम लोग गांव में गाय भैंस को दूहते हैं। अंतिम बूंद तक निचोड़ करके जब तक उसके स्तर से खून नहीं निकाल देते तब तक हम दूध निचोड़ते रहते हैं, क्योंकि हमें भैंस से कोई प्यार नहीं होता, गाय से कोई प्यार नहीं होता। हमें प्यार होता है उसके थन में बने उस अपार दूध भंडार का, और हम इसीलिए उसको खिलाते पिलाते हैं क्योंकि शाम को हमें बाल्टी भर के दूध निकालना है या दूध निचोड़ना है। हमारे बैंकिंग व्यवस्था में भी करीब करीब सभी सरकारों ने बैंक को दुधारू गाय समझ रखा है और सिर्फ उसको दूहने के अलावा और दोहन करने के अलावा और कुछ ज्यादा नहीं हुआ। मित्रों, हमारे बैंकों को रसातल में डालने का सबसे बड़ा प्रयास, सबसे बड़ा काम तब हुआ जब हमारे बैंक लुटेरे, वो नहीं जो बंदूक लेकर के आते हैं और चाबी दो नहीं तो गोली मार दो कह करके बैंक लूट ले जाते हैं, नहीं, वो बड़ा इज्जत से आते हैं या बैंक कर्मी खुद उनके घर जाते हैं और बताते हैं कि आपने सिर्फ 400 करोड़ रुपए लूटने की सोची, बड़ा छोटे आदमी है, आप तो 4000 40,000 भी लूट सकते हैं, आप सिर्फ 400 का है लूट रहे हैं। क्योंकि आपकी स्थिति तो है कि सैया भरे कोतवाल तो अब डर काहे का, आपके सैया इस वक्त कोतवाल है तो आप सिर्फ 400 करोड़ की काहे सोच रहे हैं, आप 4000 करोड़ की सोचिए, आप 40,000 करोड़ की सोचिए। हम हैं देने वाले, आप हैं लेने वाले, और जिनका काम आपको जांचना है वो आपके चचा लगते हैं या आपने उनको अपना चचा बना रखा है, फिर काहे लिए गच्चा खाना महाराज, पैसा लेकर जाइए। और लगातार डिफॉल्ट होने के बाद भी लोन पर लोन, लोन पर लोन और लोन पर लोन दिया गया, ना कोई कागज लिया गया, ना कोई गारंटी लिया गया। आप और हम अगर अपना दुकान बनाने के लिए 10,000 रुपए के लोन करेंगे तो 20,000 पेपर और 40,000 चक्कर बैंक लगवाती है। हम भूल जाते हैं कि मैं बैंक में आया किस लिए था। कई बार आदमी 1-2 महीने बाद तो ये ध्यान नहीं रहता कि बैंक आया किस लिए था। अच्छा, लोन था, अच्छा हाँ, कितना मांगा था हमने, 10,000, ओह 10,000 मांगा था, वो यही भूल जाता है कि मांगा कितना था। लेकिन जो हमारे बैंक लुटेरे हैं, जिन्होंने बैंक को दीमक की तरह से खा गए हैं, उनको भी याद नहीं होता। वो आए थे कि जी मैंने तो 400 करोड़ मांगा था ना, बैंक वाला क्या सर आप 40,000 करोड़ ले जाइए, आप 4,000 करोड़ की बात करें, अरे बैंक आपका है, ये राकेश परमार वगैरह जैसे लोगों का पैसा है, आप ले जाइए। इन सालों को तो मैं अंत में क्षत्रिय ब्राह्मण पे लड़वा दूंगा, चुनाव के टाइम में इनको बोलूंगा कि राकेश सिंह परमार मतलब ठाकुर और तुम राकेश राम मतलब पिछड़ी, ये कहां से आपका हुआ, इसके बाप दादा आपको सताए हुए हैं। और राकेश राम कहेगा यार मेरा नेता ठीक कर रहा है, इसके बाप दादा हमारे बाप दादा से भैंस चरवाए हैं, अब आज मुझे मौका आया है बदला लेने का, और दबाव राकेश परमार को। ये भूल जाएगा कि जो उसने बैंक में पैसा दिया है वो बैंक का पैसा आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ने आपका 1 लाख रुपए की गारंटी लिया है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा किया है बेटी की शादी के लिए, घर द्वार बेच करके, गहना ज्वेलरी गिरवी रख करके, कि कब बेटी की शादी रैंडम हो जाए और मुझे बैंक पैसा निकालना पड़े, तो वो अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो 1 लाख रुपया सरकार देगी कि भैया 1 लाख रुपया लो, बाकी 99 लाख आप ये
जो नीरव मोदी जैसे और विजय माल्या जैसे लोग हैं, या और भी कई लोग हैं, ये दो अब तो उनका नाम खुल गया इस वजह से उनका नाम है, कई लोग हैं, इन लोगों का पैसा भरने के लिए तुम पैसा दो। मित्रों, हमारी स्थिति क्या है पहले जान लीजिए। असल में क्या है कि हमारे नेतागण हमको इतना ज्यादा अफीम पिला चुके हैं, अफीम खिला चुके हैं कि हमें अपने अच्छे बुरे की समझ ही खत्म हो गई। कहा जाता नहीं कि नशा बड़ा बुरा है, क्यों? आप इस पर विचार करिए। नशा इसलिए बुरा है कि नशा करने के बाद आदमी अपने भले बुरे की पहचान करने की शक्ति खो देता है। उसे ये पता नहीं कि 100 रुपया मेरे जेब में आया है, अगर मैं घर में दूंगा तो आटा आएगा, दाल चावल आएगा और मेरे बीवी बच्चे खाएंगे, मैं भी 2 रोटी खा लूंगा। उसको इस बात की समझ नहीं होती। कहता है कि 100 रुपया है तो 80 रुपये की बोतल लो, 20 रुपये का चिकना लो, मारो, अपने क्या करना। बच्चा कहीं भीख मांग के खा लेगा, औरत कहीं बर्तन मांज के खा लेगी, जहां खाई वहीं गिर गई, उन्हीं के घर सो लेगी, क्योंकि ना तो इसको घर जाना, ना ही इसको घर और घरवाली से मतलब है, क्योंकि वो तो नशे में। उसे अपने घर संसार से कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब अपने बोतल से है। अगर बोतल नहीं मिलेगा तो उसी खाली बोतल से पत्नी का सर फोड़ देगा कि अब तक लोगों के घर में बर्तन मांज के पैसा काहे नहीं लेके आती, 2-4 घर और ज्यादा कर। वो बोलेगी क्या करें, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक करते हैं, बुलाए, और रात के 10 बजे सुबह 8 बजे क्या करती है जी? सोती है। और मारो इसके सर पर। सोने के लिए तेरे को ब्याह करके लाया हूं, बेटा निकाल के जा। फिर अपने दूध मुहे बच्चे को लात मारता है, कहता है कि तू क्या कर रहा है बे, खाली पीली बैठ कर रो रहा है, चौक पे जाके खड़ा रहो, मुंह मासूम बना करके पैसा मांग, मेरे बोतल भर का शाम तक होना चाहिए। क्योंकि उसे अपने बच्चे की भविष्य, पत्नी का सम्मान, इज्जत से कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब अपने बोतल से है, इसीलिए नशा बुरा है। हम सब लोगों की स्थिति उतनी ही बुरी और वैसे ही कर दी गई है, क्योंकि हमें भी अपने बोतल से मतलब, अपने नशे से मतलब है। हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। हम ये सोचने पर ध्यान ही नहीं लगाते कि जो आदमी कल तक साइकिल पर पैदल घुमा करता था, 4-5 लोगों से मदद लेकर के साइकिल खरीदा, आज उसके पास कुछ ही दिनों में अरबों खरबों की संपत्ति आ गई। अब वो आदमी लखनऊ से सैफई चुनाव में मतदान करने आता है तो चार्टर्ड प्लेन से आता है, गाड़ी में नहीं आता कि टाइम खराब होगा या सड़कों से झटका लगेगा, चार्टर्ड प्लेन से मतदान करने आता है। अब कोई पूछे कि भैया ये मैं नहीं करो, तुम्ही ने कहा है कि साइकिल चुनाव निशान हमने इसलिए मांगा क्योंकि जनता की सेवा करने में मुझे इस घर से उस घर, इस गांव से उस गांव जाना पड़ता था, तो पैदल बड़ा टाइम लगता था, तो हमने कुछ लोगों से उधार लिया और एक पुरानी सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी। वो साइकिल आज भी मुलायम सिंह के घर में पड़ी हुई है। तो जिस आदमी के कुछ वर्ष पहले तक ये स्थिति थी कि वो साइकिल भी खरीद नहीं पाता था सेकेंड हैंड, उस आदमी के पास इतना पैसा है कि वो चार्टर्ड प्लेन से मतदान करने आता है। उसका बेटा, जो उसका बेटा ही नहीं है, सबसे बड़ी मजे की बात है कि प्रतीक यादव जो मुलायम सिंह का बेटा कहलाता है, वो मुलायम सिंह का बेटा ही नहीं है। उसके बाद दुनिया की सबसे महंगी कारों का कारवां है, वो उसमें चलता है। अब कोई उससे पूछे कि भाई ये पैसा तेरे पास कहां से आया, तो बोलेगा देखिए राकेश परमार क्षत्रिय आदमी, मैं पिछड़े जाति का आदमी हूँ, ये पिछड़ों का पढ़ा नहीं देखना चाहता, और देश भर का पिछड़ा मेरे मुंह पर जूतियां मारने को तैयार हो जाएगा कि तू क्षत्रिय है, पिछड़ा का लड़का मर्सिडीज में घूम रहा है, तेरे को जलन हो रही है। वो ये नहीं पूछेगा कि यार प्रश्न तो राकेश ने सही किया है, इसमें अगला पिछड़ा कहां से, उसने तो यही पूछा ना भाई गाड़ी कहां से है बता दो, इसमें अगली पिछड़ी करने की क्या जरूरत है। लेकिन ना, नेताजी ने शुरू से ही बता रखा है कि जैसे कोई मेरे संपत्ति पाए फट तुम कह दो कि ये पिछड़ी का विरोधी है और हाय तौबा करने लगो। उससे भी ज्यादा हो तो सड़कों पर गाड़ियां फूंक दो, सड़कों पर आग लगा दो, कोहराम मचा दो, प्रशासन आग बुझाएगी कि तुम्हारा नाम पूछेगी। उसके बाद पुलिस भूल जाएगी कि मैं मुलायम सिंह के उस बेटे का, जो असल में बेटा नहीं है, गाड़ी का स्रोत पूछूं या जो सड़कों पर आग लगी है उसको कंट्रोल करूं। लोग ये नहीं पूछेंगे कि मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार श्री लालू प्रसाद यादव जी स्वयं कहते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, लालू जी का टीवी में बयान है, मुख्यमंत्री बनने के बाद
कि जी मैं वेटरनरी अस्पताल के चपरासी के एक सिंगल कमरे के जमीन पर हम 3-4 भाई सोया करते थे, उसमें मेरा भतीजा भी था। जमीन पर भी जगह नहीं थी कि हम सब लोग सो जाए, इतना छोटा कमरा होता था। और आज लालू प्रसाद के बेटे का जन्मदिन हवाई जहाज में चार्टर प्लेन में मनाया जा रहा है। उसका एक पगलेट बेटा जो खींच खाच के मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले लिया है, पास नहीं है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले लिया है। बिहार में तो टॉप किए हैं, उनको ये पता ना होता कि विषय कौन कौन सा लिया था, वो तो टॉप कर गए। शुक्र है कि टॉप नहीं किया, सिर्फ पासे किया है। वो दुनिया की महंगी गाड़ी मर्सिडीज में चलता है, BMW में चलता है। और कितना पैसा अचानक एक बार पूछ लिया जाए तो लालू जी का बेटा ये बता नहीं पाएगा, लेकिन जैसे आप ये बात पूछिएगा तुरंत कहेगा कि ये पिछड़े में होती। अफीम दर का, और उसके लोग देख रहे हैं कि आलीशान घर में और आय शानदार जीवन जी रहा है। तेजस्वी यादव ने जब कमरा खाली किया विधानसभा हार जाने के बाद, तो उसके बाथरूम में भी एयर कंडीशन लगा हुआ था। जो आदमी, अब मैं पूछूंगा तो लोग कहेंगे कि आप पिछड़ी के बाथरूम में AC बर्दाश्त नहीं कर रहे। नहीं, मुझे पिछड़ी से नहीं है, मुझे जानने का हक है कि क्यों ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं, क्योंकि एफिडेविट में तो उन्होंने कोई नौकरी नहीं बताया, कोई रोजगार व्यवसाय नहीं बताया, तो इतना पैसा आता कहां से? कोरोना काल में कई इंडस्ट्री बैठ गई, कई इंडस्ट्री बिक गई, कितने लोगों के संपत्ति कुल्क हो गई, लेकिन नेताओं का बढ़ गई। ये कोई नहीं पूछा क्यों? क्योंकि नेताजी ने अफीम पिला रखा है, और वो उनका असर ये हो रहा है कि हम सब लोग अपने गाड़ी कमाई से बैंकों के माध्यम से भुगतान करें। क्योंकि बैंक में मान लीजिए सपोज कि 1 करोड़ रुपया जमा हुआ और 50 लाख रुपया लेकर के एक चोर भाग गया। अब 50 लाख उन 1 करोड़ लोगों में बांटना है, तो कहां से बांटोगे? 50,000 तो लेकर के चला गया। तो बैंक कहेगी कि भैया अब आप एक काम करिए, आपने फोन पर पूछा ना कि मेरा चेक आ गया, हाँ 2 रुपया कट गया। आपने चेक प्रिंट करा लिया, 4 रुपया कट गया। आपने पासबुक अपने ब्रांच से दूसरे ब्रांच में करवाया, 10 रुपया कट गया। आपने पैसा बदरपुर में शाखा है और आप लाजपत में जमा करा दिया, 50 रुपया कट गया। आपने ATM से पैसा निकलवाया, 5 के बाद 6 में पैसा कट जाएगा। अब अपने बैंक से दूसरे बैंक में पैसा निकालने के लिए अब 15 रुपया की जगह 17 रुपया कटेगा, मतलब 2 रुपया प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर। सरकार एक तरफ कहती है कि अब सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, कैशलेस होगा, कैश नहीं लिया जाएगा, आपको ऑनलाइन करिए, वो करिए। और जब हम ऑनलाइन से पैसा निकाल रहे हैं तो ट्रांजैक्शन को 2 रुपया बढ़ा दिया, इसलिए कि वो 2-2 रुपया करके उस 50 लाख के घाटे को पूरा करना है जो उनके चाचा लेकर के भाग गए, या जो चाचा को दे करके बाहर भेज दिए गए हैं, उनसे नहीं मांगा जा रहा है। हमारा बैंक चोर विदेश से आके कह रहा है कि तुम हमसे आ करके बियाना में बात करो, अपना 2-3 करोड़ रुपया आके खर्चा करो और मेरे से पूछताछ करो, सुबह से शाम तक तुमको बैठाऊंगा और शाम को आ जाऊंगा। बैंक वाला कहेगा जांच वाला की कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, क्या करें? हम बियाना घूम करके वापस आ गए, हम एंटीगुआ घूम करके वापस आ गए, हम लंदन घूम करके वापस आ गए, हम अमेरिका घूम करके वापस आ गए। अब हमारे गांव में आदमी खेती के लिए पैसा लेता है, बाढ़ बारिश धूल से खेती बर्बाद हो गई। बैंक के पैसा वसूलने वाले उसके घर चले जाते हैं, वो बेचारा रात में नंगा पांव या नंगा बदन भागता है, खेतों के कटेले झाड़ियों से होता हुआ, डर के मारे झाड़ी में सोता है, घर नहीं आता, क्योंकि बैंक के रिकवरी वाले घर के पास खड़े हैं। बैंक वाला चौकट तक निकाल के ले जाता है, चूंकि 10,000 रुपये लिया है, लेकिन अगर आदमी 10,000 कोड लिया है तो बैंक वाला ऐसे ऐसे सलाम बजाता है उसके सामने। वो चोर हरामी हमारे कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है कि भाई देखो मेरे चोरी का चर्चा बाहर नहीं होना चाहिए, और कोर्ट कहता है हाँ बिल्कुल ठीक कर रहा है, आपने तो देश को लूटा है, आपका चर्चा क्या होगा? वो सरकार को आदेश देता है कि भाई देखो ये चोर महोदय का चोरी का चर्चा बाहर ना हो, जांच एजेंसी गुप्त चर्चा में बात करें। इस तरह की व्यवस्था हमारे पाली गई है। क्यों? क्योंकि नेता लोग हम लोगों को इस चीज को समझने का छूटे ही नहीं दिए। जैसी मैं मुंह खोलूंगा सबसे पहले पूछेगा आपका नाम, नाम मैं गलत थोड़ा बताऊंगा, मेरा नाम राकेश सिंह परमार। ओ परमार मतलब राजपूत है, ठाकुर है? जी सर ठाकुर है, क्षत्रिय पुत्र है। ओहो अब बात नहीं की जरूरत नहीं मित्रों, ये राकेश परमार क्षत्रिय पुत्र एक दलित बेटी के गले में 10, 20, 50 करोड़ रुपए का हीरे का हार बर्दाश्त नहीं कर रहा। अब वो ये नहीं बताएगी कि भाई तू नगर निगम में मास्टरनी थी,
आज उस मास्टरनी का तनख्वाह 50,000 है, तेरे जमाने में 15-16 हजार ही था। तेरे पिताजी एमटीएन में 4th क्लास के कर्मचारी थे और तू 5-6 भाई बहन का खर्चा उनके जिम्मे था, और तेरे गले में करोड़ों का हार है, गले में लाखों करोड़ रुपए का हीरे का है और अंगूठी है। तेरे पर्स की उतना कीमत है जितना तेरे पूरे खानदान की महीने भर की तनख्वाह है। कहाँ से आया? बोलेगा जी ये दलित बेटी को सोने का हार पहनने की बर्दाश्त नहीं कर रहा है और सारा दलित समाज मेरे पीछे पड़ जाएगा। राकेश परमार दौलत की बेटी को बुरा मान रहे हैं। वो ये नहीं कहेगा, ये नहीं सोचेगा कि भाई प्रश्न राकेश परमार का दलित और स्वर्ण कहाँ आया। प्रश्न आया नहीं कि भाई जो एक प्राइमरी स्कूल में मास्टरनी थी, 50,000 रुपये आज की तारीख में उसका तनख्वाह होता, वो 50 करोड़ रुपए के हीरे के हार पहनी तो कहां से पहनी। लोग पूछेंगे कि जिनकी कुटिया ही 25 गज में है, वो 25-50 एकड़ में महल बनवा ली राजस्थानी लाल पत्थरों से, उत्तर प्रदेश की जनता के कर के पैसे से, ये कहां तक जायज है? उसने कितने दलितों का घर बनवाया, लेकिन नहीं, उसने अफीम पिला रखा है अपने बिरादरी के लोगों का कि वो ये सोचेंगे ही नहीं। कहेंगे भाई अब एसके सिंह परमार है तो क्षत्रिय है, और ये एसके राम के प्रश्न उठा रहा है, मतलब दलित विरोधी है। मित्रों, इसी वजह से आज किसी समाचार पर, कहीं किसी चैनल पर कोई पैनल नहीं बैठा कि एटीएम के ट्रांजैक्शन को 15 रुपए से बढ़ा करके 17 रुपया कर दिया गया। आखिर क्यों? किसी ने नहीं पूछा, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। सब लोग पेट्रोल का दाम बढ़ गया इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल के दाम में किसी बैंक लुटेरों का मदद नहीं हो रहा है। पेट्रोल के दाम राष्ट्र निर्माण में लगने वाला है, उसका जो टैक्स है वो देश के विकास में लगता है, इसीलिए उस पर मीन मेख निकाली जाएगी, उस पर हड़ताल किया जाएगा, नेता ट्वीट पर ट्वीट करेंगे। लेकिन एक भी नेता, ना पक्ष का ना विपक्ष का ना निष्पक्ष का, किसी का कोई एक सिंगल ट्वीट भी नहीं आया कि बैंक ट्रांजैक्शन में 2 रुपया की सेन उचित है या अनुचित है। झूठ मूठ भी किसी नेता नहीं कहा कि हम इसको नहीं दें। क्यों? क्योंकि बैंक वाला का पैसा लेने में नेताजी भी तो है जो आज विपक्ष में है। क्योंकि बैंक लूटने में, देश के संसाधन लूटने में कोई पक्ष विपक्ष नहीं, वो सब एक है। हमारा राहुल गांधी, हमारा नरेंद्र मोदी, हमारा मायावती, हमारा मुलायम सिंह यादव, हमारा चंद्रबाबू नायडू, हमारा ज्योति बसु, हमारा ममता बनर्जी लूट के बंटवारे में बिल्कुल ईमानदारी से बराबर बढ़ता है, बिल्कुल बराबर। उसमें एक पाई इधर उधर नहीं। आज राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, लेकिन जब लूट के माल का बंटवारा होता होगा, राहुल गांधी का बिल्कुल बराबर शेयर जाता होगा, 1 रुपया कम नहीं जाएगा। क्योंकि अगर उसमें कमी हो गई तो फिर तो मामला हंगामे पा जाएगा। आप उसका एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि राहुल गांधी को कहा जाता है कि बेल पे है, टूट के जेल जाएगा। जेल जाएगा नहीं, क्योंकि आज तक उन्हें स्वभाव से कोई गया नहीं है। क्यों? क्योंकि आज राहुल गांधी के कुकर्मों का, घोटालों का, बेईमानी का, जितने भी अपराध किए हैं, उन सब का शेल्टर नरेंद्र मोदी अपने हाथ से कर रहे हैं। मतलब एक शेर है ना कि वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मतलब जिस दीपक को भगवान ही रोशन करेंगे, उसको कोई शैतान कैसे बुझा सकता है, कोई इंसान कैसे बुझा सकता है। तो जब भारत का हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी नरेंद्र मोदी ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मायावती, ममता बनर्जी के कुकर्मों का, घोटालों का, बेईमानी का, करप्शन का, लूट का शेल्टर करेंगे, तो कोई क्या बिगाड़ेगा? क्या कोई जांच से कुछ कर लेगी? वो हम जैसों को लगाने के लिए जांच वाच होता रहता है। अंत में परिणाम ममता बनर्जी को भी पता है कि क्या होने वाला है, मायावती को भी पता है क्या होने वाला है, राहुल गांधी को पता है क्या होने वाला है। इसीलिए बैंक के चार्ज बढ़ने पर कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि हम सब आपस में लड़ ही रहे हैं। हम लोग ये सोचने की स्थिति में ही नहीं है कि आखिर क्यों राहुल गांधी के किसी घोटाले का खुलासा नहीं हुआ। मतलब क्या राहुल गांधी दूध के धूले हैं? और अगर दूध के धूले हैं तो पूरी कांग्रेस, उनके जीजा जी और बहन जी कितनी बदनामी करती है। आज नरेंद्र मोदी का 7वां साल गुजर रहा है, क्या कभी कोई रावल बड्रा पर FIR हुआ उनके अवैध जमीन कब्जे पर? नहीं हुआ और होगा भी नहीं। उसी तरह से अगर कल अनफॉर्चुनेट नरेंद्र मोदी पदपतस्थ हो जाते हैं तो अडानी अंबानी की जो खेल आज इल्जाम कांग्रेस उन पर लगवा रही है,
कांग्रेस में प्रधानमंत्री, उसको सबसे पहले कहेगा कि कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अडानी अंबानी कांग्रेस को भी तो चंदा देते हैं, आज भी चंदा देते हैं। आज कांग्रेस सिमट हो गई, कई राज्यों में समाप्त हो गई, पश्चिम बंगाल में समझौते नहीं हुआ, लेकिन चंदा लेने में कांग्रेस आज भी भाजपा से पीछे नहीं है, आगे ही है या बराबर में है। क्यों? क्योंकि उस उद्योगपति को पता है कि ये भी कल आ सकते हैं, ये भी कल आ सकते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों से मैनेज करो। वो आपस में लूट में धन बांट रहे हैं और हम लोग लूट रहे हैं और मुद्दे पर इस पर बात नहीं करते, क्योंकि हमें मुद्दे का परख नहीं है। मुद्दा तो हमारा नेता हमको देता है और हम उसी पर हाय हाय करते हैं। हम अपने लिए ना तो कभी किए हैं ना करेंगे। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, नेताओं के कुचक से बाहर निकलिए और अपने हक को पहचानिए, अपने हुकूक को पहचानिए, और क्या आपका हद है और किस बात की आपकी जिद है और होनी चाहिए। जब तक ये आप जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, नेता आपको लूटते रहेंगे और आपका गाड़ी कमाई विदेश में भेजते रहेंगे और आप और हमसे आपस में लड़वाते रहेंगे। ऐसा ना हो, यही दुआ शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर करता हूँ। जय